लालची बेटी। यूं तो बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, पर बहुत सारी बेटियां आज कुलक्ष्मी बनती जा रही है। इसे लोगों में बढ़ता लालच कहे या खुद के बारे में सोचने की प्रवृत्ति, जो सबसे कोमल समझे जाने वाली बेटियों को भी लालच के कुएं में ढकेल रही है। ये कहानी शुरू होती है प्रीतम के घर से। प्रीतम एक किसान था जो कि यूं तो अनपढ़ गवार था, पर उसकी सोच पढ़े लिखों से भी ज्यादा ऊंची और खुली थी। भगवान ने उसे 3 बेटे दिए थे, फिर भी उसकी इच्छा एक बेटी पाने की थी। आ गए जी, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाना लगाती हूँ। नहीं कांता, आज मेरा उपवास है। मैंने देवी माँ से मन्नत मांगी है कि मेरे घर एक कन्या आ जाए। मुझे विश्वास है मेरी ये मन्नत जरूर पूरी होगी। न जाने क्या पत्थर पड़े हैं तेरी बुद्धि को। भगवान ने सोने जैसे 3 बेटे दिए हैं, फिर भी तुझे बेटी चाहिए। अरे क्यों खर्च बढ़ा रहा है अपना? जितना तेरे 3 बेटे तिलक में लेकर आएंगे ना, उतना तो वो अकेले ही लेकर चली जाएगी अपने दहेज में। अगर मेरे बेटे तिलक लेंगे तो मैं उन्हें घर से निकाल नहीं दूंगा क्या माँ? मेरे घर में किसी भी बेटी के बाप के आंसू गिरे हुए पैसे नहीं चाहिए। ना ही मैं अपने बेटों के लिए तिलक लूंगा और ना ही अपनी बेटी के समय तिलक दूंगा। जो दूंगा अपनी खुशी से दूंगा, और वही दूंगा जो मेरी बेटी चाहेगी। मुझे क्या जमर विनाश का ले रे प्रतिबुद्धि। भगवान की कृपा से प्रीतम के घर एक बेटी का जन्म हो जाता है। इस वाक्य को 25 साल हो जाते हैं, पर प्रीतम का लगाव अपनी बेटी से बिल्कुल पहले दिन की तरह ही रहता है। वो अपने बेटों से भी ज्यादा अपनी बेटी को लाड़ दुलार करता और जितना हो सके अपनी बेटी को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता। हर रोज की तरह आराम से नींद से जाकर नैना अपनी भाभी को आवाज लगाती है, प्रिया भाभी, चाय। कोई जरूरत नहीं है चाय लेकर जाने की प्रिया बहू, तुम भी तो सुबह से काम कर रही हो। अरे कांता, वो बेचारी रात भर से पढ़ रही है, थक गई होगी। मैं चाय दे आता हूँ उसे। अभी अभी नींद से जगी नैना अपने पिता के कदमों की आहट सुनते ही किताब खोलकर बैठ जाती है। अरे आप क्यों आ गए बाबूजी? मैं ही आ जाती। तेरी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो आराम से पढ़ बेटा। कुछ देर बाद नैना उठकर नहा धोकर तैयार होती है और मार्केट से घूमकर वापस आकर कहती है, मेरी सारी सहेलियों की शादी हो रही है दादी, न जाने मैं कब ब्याह कर अपने घर जाऊंगी। लो सुन लो, अब तो तुम्हारी बेटी खुद चाहती है कि उसके हाथ पीले कर दिए जाए। अब भी इसे घर पर बिठाए रखेगा क्या? अब अगर नैना खुद चाहती है तो हम उसके लिए लड़का देखना शुरू करते हैं, ठीक है ना नैना? और मेरी नजर में अगर कोई लड़का पहले से हो तो बाबूजी? ये लो और छूट दो इसे। पढ़ने जाती थी कि लड़कों के साथ नैन मत देखा करने। ये क्या बोल रही हो दादी तुम? हमारी नैना ऐसी नहीं है, और अगर उसे कोई लड़का पसंद आ गया तो उसी से उसकी शादी करवा देंगे। आखिरकार किसी से तो शादी करवानी ही है ना उसकी। नैना से जितना प्रीतम प्यार करता था उतना ही उसके भाई, पर नैना उस प्यार के बिल्कुल भी हकदार नहीं थी। उसे वो सब कुछ चाहिए था जो उनकी भाभियों के पास था। वो अपनी भाभी के साथ नौकरों सा बर्ताव करती और अपना सारा काम उनसे ही करवाती। एक रोज नैना अपनी छोटी भाभी के कमरे में जाती है और उनसे कहती है, अब तो बस कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ मैं भाभी, फिर कहाँ मैं आप लोगों से मिलने आ पाऊंगी? जाते हुए अपनी ननद को कुछ गिफ्ट भी नहीं देंगे क्या आप? ऐसे क्यों बोलती हो दीदी? ये घर तो तुम्हारा था, तुम्हारा ही रहेगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अपने मायके से ज्यादा कुछ तो तुम लाई नहीं थी जो मेरे लायक हो भाभी, पर जो तुम लाई थी उसी में से मांग लेती हूँ। अब मुझे ना अपना वो रानी हार दे दो जो तुमने अपनी मुँह दिखाई की समय पहना था। अच्छा वो हार, अच्छा ले लीजिएगा वो हार। पर दीदी वो हार मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मैं उसे हमेशा के लिए किसी को नहीं दे सकती। ये सुनते ही नैना फूट फूट कर रोती हुई कमरे से बाहर आती है। उसे रोता देख उसके दोनों भाई भागते हुए आते हैं। क्या हुआ मेरी बहन को? मेरी दुलारी बहन रो क्यों रही है? आज तक आप लोगों ने मुझे किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया भैया, और अब मैं जाने वाली हूँ तो भाभी अपना असली रंग मुझे दिखा रही है। कल की विदा करते मुझे आज ही विदा कर दो भैया। अरे पर ऐसा हुआ क्या है? किसी ने तुझे कुछ बोल दिया क्या? मंदाकिनी भाभी से मैंने उनके गले का हार बस देखने पर मांगा। भाभी तो ऐसे मुकर गई मानो मैंने उनसे उनका कलेजा मांग लिया हो। मंदाकिनी, वो कब से ऐसी बन गई? आने दो रमेश को, मैं कहता हूँ उसे, वो अपनी पत्नी से बात करेगा। तुझे वो हार चाहिए ना, वो हार मिलकर रहेगा। शाम को जैसे ही रमेश काम से लौटता है, नैना उसके कान भर देती है।
रमेश सीधा अपने कमरे में जाकर उस हार को लाकर अपनी बहन के हाथ में रख देता है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और सभी नैना की शादी की तैयारी में जुट जाते हैं। इसी बीच नैना अपने होने वाले पति सौरभ से मिलने जाती है। बाबूजी ने तो कसम खा रखी है कि वो मेरी शादी में एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। अब हम क्या करेंगे सौरभ? एक बार शादी के समय माँ बाप ने जो दे दिया सो दे दिया, उसके बाद थोड़ी ना कोई मुझे कुछ देने आएगा। किसी तीज त्योहार में गई तो हाथ में एक साड़ी और 101 रुपये थमाकर भेज देंगे। यही मौका था मेरे पास, जो कुछ अच्छा मिल पाता वो भी हाथ से चला गया। तो तुम ही अपने बाबूजी से कुछ मांग लो ना, घर, जमीन, जायदाद। आखिरकार वो सबसे कहते रहते हैं कि मुझे मेरी बेटी मेरे बेटों से भी प्यारी है। तो यही मौका है इस बात को परखने का, क्योंकि उनके हिसाब से तो जैसे वो अपनी संपत्ति में अपने बेटों को हिस्सा देंगे, एक हिस्सा तुम्हारा भी बनता है। नैना को इतना प्रेम मिलने के बाद भी लालसा थी जायदाद की। वो अपने घर लौटती है और बातों बातों में खाते वक्त अपने बाबूजी से कहती है, वो मेरी सहेली है ना पुष्पा, उसके बाबूजी उसे हमेशा बेटा बेटा कहते थे। पर जब घर में हिस्सेदारी की बात आई तो बेचारी के हाथ में कुछ ना लगा, रो रही थी बेचारी। अब उसके माँ बाप तो परलोक सुधार गए, तो कौन से भाई भाभी बहन के काम आते हैं। अब तो उसका पति भी उसे हाथ खर्च नहीं देता। बेचारी का क्या होगा? तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा नैना, तुझे ऐसा सोचने की जरूरत भी नहीं है। अरे ऐसा है तो मेरा हिस्सा भी तू रख ले। मैंने तो पहले ही अपनी सारी संपत्ति के 6 हिस्से कर दिए थे। 1 हिस्सा मेरा, 1 तुम्हारी माँ कांता का और 4 तुम चारों का। इस बात को सुनते ही नैना की जान में जान आ जाती है और उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग धीरे धीरे वापस लौटने लगता है। 1 हफ्ते में नैना की शादी संपूर्ण हो जाती है। पग फेरे की रस्म के लिए नैना वापस अपने मायके आती है। सभी नैना को बड़ा लाड प्यार करते हैं। सिर्फ प्यार ही दोगे या हाथ पर कुछ रखोगे भी भैया? वहाँ मेरी ससुराल में इतने रिश्तेदार आए हुए हैं, क्या सोचेंगे? बहू पग फेरे में अपने मायके गई और खाली हाथ लौट कर आ गई। कम से कम 50 लोग हैं मेरे ससुराल में। सबके नाम का 1-1 चांदी का सिक्का तो दे दो। ठीक है नैना, तू परेशान क्यों होती है? मैं अभी जौहरी के पास जाकर 50 चांदी के सिक्के लेकर आता हूँ बस। अपनी बहन के प्रेम के कारण वो अपनी ज़मीन गिरवी रख देता है और 50 चांदी के सिक्के लाकर अपनी बहन को दे देता है। पर असल सिलसिला तो यहीं से शुरू होता है। अब नैना आए दिन किसी न किसी बहाने अपने मायके रोती बिलखती आती और कुछ न कुछ उठाकर ले जाती। नैना के मन में लालच इतना बढ़ जाता है कि उसे लगता है न जाने उसके भाइयों ने कितनी मोटी रकम छुपा कर रखी हो और वो कितना ही लूट ले। इस बार जब वो अपने मायके आई तो अपनी माँ का मंगलसूत्र देखकर कहती है, एक मेरा पति है जो मुझे नकली गहने तक नहीं ला कर देता, और एक बाबूजी है जो इस उम्र में भी तुम्हें सोने से लाद कर रखते हैं। माँ, इस मंगलसूत्र को मुझे दे दो ना। इस बात को सुनते ही आज तक अपनी बेटी के पक्ष में खड़ा प्रीतम चिल्लाता हुआ अपनी बेटी से कहता है, छोड़ अपनी माँ का मंगलसूत्र और निकल जा इस घर से। तुझे क्या लगता है मुझे कुछ दिखता नहीं? पहले तो मैं सब कुछ तेरा बचपना समझकर नजरअंदाज करता था, पर तू तो नागिन निकली नागिन। तेरे भाइयों ने अपनी जमीन बेच दी तेरे लिए। अब किस तरह हम गुजारा कर रहे ये तुझे नहीं दिख रहा, पर अपनी माँ का मंगलसूत्र दिख गया, उसे भी बेच देगी क्या? तुझ जैसी बेटियों के कारण आज सारी बेटियां बदनाम है। मैंने एक बेटी चाही थी और भगवान ने मुझे 3 बेटियां दी। मेरी बहू है जो मुझे अपने पिता से भी बढ़कर मानती है। मर गई तो मेरे लिए। मेरी जिम्मेदारी अब मेरी ये 3 बेटियां और मेरे 3 बेटे ही हैं। निकल जा घर से। प्रीतम का मन आज टूट जाता है और कहीं उसकी बेटी उसके पूरे परिवार को खत्म ना कर दे, इसलिए वो अपनी बेटी से अपने सारे रिश्ते तोड़ लेता है।